OLE, the utopian world of online education. Hello students, welcome to OLE. I'm your chemistry teacher and I'm back with the next lecture on solutions. तो आज बात करने वाले हैं about Raoult's law. See, जब मैं बात करता हूँ Raoult's law की, again like the Henry law, Raoult's law is also related to the vapor pressure and mole fraction. जैसे हमने हेनरी लॉ में बात करी थी कि अगर हम प्रेशर अप्लाई करेंगे तो कुछ गैस डिसॉल्व हो जाएगी इन अ पर्टिकुलर लिक्विड और वो डिपेंड करेगा प्रेशर के ऊपर. तो यहाँ रिलेशन मिला था m इक्वल टू के एच इंटू पी. ऑन द सेम लाइन्स अगर मैं हेनरी लॉ का ही एक्सप्रेशन यूज करूँ फिर से टू फाइंड द रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, आई गेट अ रिलेशन लाइक दिस कि जो मोल फ्रैक्शन आएगा डिसॉल्व्ड गैस का दैट विल डिपेंड ऑन प्रेशर. तो इसको रिलेट किया गया इस तरीके से P इक्वल टू के एच इंटू एक्स. नाउ वी हैव अनदर रिलेशन फॉर द सेम थिंग. एक रिलेशनशिप निकालने के लिए बिटवीन प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन, इसको बोलते हैं राउल्ट्स लॉ. नाउ बिफोर मूविंग ऑन लेट मी एक्सप्लेन यू व्हाट दिस P एक्चुअली मीन्स. यहाँ पर P का मतलब क्या है? P कैन बी एक्सटर्नल प्रेशर जिसको लगा करके सब्सटेंस को डिसॉल्व किया जा रहा है. सब्सटेंस के डिसॉल्व होने के बाद भी जो कंटेनर है उस कंटेनर के अंदर के कंटेंट्स, बिकॉज द सॉल्वेंट वाज वोलेटाइल लिक्विड, तो उस वोलेटाइल लिक्विड के वेपर्स बनना पॉसिबल है. अगर वेपर्स बनेंगे तो दोज वेपर्स विल एक्सर्ट सर्टेन प्रेशर ऑन द कंटेनर वॉल्स. तो वो जो प्रेशर एक्सर्ट करेंगे ऑन द कंटेनर वॉल्स एंड द लिक्विड सरफेस एट इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड वेपर फेज विल बी कॉल्ड वेपर प्रेशर. लेट मी शो यू हाउ. सपोज ये एक कंटेनर है filled with a suitable solvent or you can say liquid. एक लिक्विड फिल किया गया है इसके अंदर and that liquid is volatile. volatile का मतलब जो चीज evaporate कर सके easily and the container is a closed container to make it sure that no vapor escapes. अब ऐसे कंडीशन में क्या होगा? when we'll heat this mixture और सोल्यूशन और सॉल्वेंट और लिक्विड whatever it is, तो यहाँ पर फॉर्म हो रहे होंगे वेपर्स. वो जो वेपर्स हैं वो वेपर्स यहाँ पर जाके हो जाएंगे फिल. तो जो भी ये वेपर्स हैं उनके निकलने की एक लिमिट है. दोज वेपर्स विल बी रिलीज्ड ओनली टिल सम स्पेस इज वेकेंट ओवर हियर. जब तक वहाँ पर जगह खाली है वेपर्स निकलते रहेंगे एंड दे विल ऑक्यूपाई द कंप्लीट एरिया. जब उन्होंने पूरा एरिया ऑक्यूपाई कर लिया, आफ्टर दैट व्हाट हैपेंस इज those vapors will start getting condensed and converted to liquid form. अब इन दोनों चीजों की जब बात करते हैं तो वहां पर दो प्रोसेस चल रहे होंगे which are complementary. एक चल रहा होगा evaporation, दूसरा चल रहा होगा condensation. तो एक पॉइंट ऐसा भी आ जाएगा जहां पर रेट ऑफ इवेपोरेशन विल बिकम इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन. अब इस पॉइंट के ऊपर जो प्रेशर लग रहा होगा बाय दीज वेपर्स, इसके अंदर वेपर्स फिल्ड हैं और वो जो वेपर्स हैं दे आर फोर्सिंग देयर वे इनसाइड द लिक्विड सरफेस बिकॉज दैट इज द ओनली थिंग, ओनली सरफेस वेयर दे कैन फोर्स देयर वे. तो ये प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे ऑन द लिक्विड सरफेस कॉन्स्टेंटली. अब इस कंडीशन में when we have achieved the liquid vapor equilibrium, जहां पर liquid vapor equilibrium अचीव हो चुका है, at this condition जो प्रेशर अप्लाई कर रहे होंगे ये पार्टिकल्स, that is the solvent particles in vapor form, वो जो प्रेशर अप्लाई करेंगे on the liquid surface, that is called vapor pressure. अब vapor pressure से जुड़ी हुई एक डेफिनेशन और भी है and that is the boiling point of a liquid. तो if you have been asked ever about boiling point, तो boiling point को कैसे डिफाइन कर सकते हैं? Boiling point can be defined as the temperature where vapor pressure of a liquid becomes equal to atmospheric pressure. तो वो पॉइंट जहां पर vapor pressure becomes equal to atmospheric pressure. अब ये किसी भी लिक्विड के लिए अलग अलग पॉइंट हो सकते हैं. सी वेपर प्रेशर के कॉन्सेप्ट को दोबारा से समझते हैं. जब लिक्विड को हीट करेंगे वेपर्स निकलना शुरू होंगे, तो बाय रेजिंग टेम्परेचर व्हाट हैपेंस इज प्रेशर इंक्रीजेस, वेपर प्रेशर बढ़ेगा और उसके बढ़ने के साथ एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जहां पर वो वैल्यू बराबर हो जाएगी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के. भाई कोई लिक्विड इवेपोरेट क्यों नहीं करता है? बिकॉज उसके पार्टिकल्स आर फीलिंग द प्रेशर ऑफ द एटमॉस्फेयर.
तो अगर ऐसा हो कि कुछ ऐसा ले आए जिससे एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर उसका प्रेशर हो जाए तो पार्टिकल्स निकलना आसान हो जाएंगे एंड दे विल स्टार्ट इवेपोरेटिंग। तो ये होता है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एनी लिक्विड, द टेम्परेचर एट विच वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड बिकम्स इक्वल टू एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अब यहाँ पर एक रूल आया था, लॉ आया है, दैट इज द राउल्ट्स लॉ, जो ये कहता है कि अगर हमारे पास कोई भी प्योर सब्सटेंस है तो उस प्योर सब्सटेंस का वेपर प्रेशर कैन बी डिनोटेड एज दिस सुपरस्क्रिप्ट दैट इज पी नॉट, इसको बोलते हैं पी नॉट। अब ये पी नॉट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, दैट इज फॉर प्योर लिक्विड, प्योर सॉल्वेंट, प्योर लिक्विड, प्योर सब्सटेंस। अब इसमें जब कोई सल्यूट हमने ऐड कर दिया, आफ्टर एडिंग सर्टेन सल्यूट, तो सल्यूट ऐड करने के बाद ये जो वेपर प्रेशर की वैल्यू थी जो प्योर कंडीशन में कुछ आ रही थी वो बदल जाएगी। अब नाउ इट विल डेफिनेटली चेंज, एंड हाउ विल इट चेंज, इसकी बात बताई गई है इन राउल्ट्स लॉ। मैं बताता हूं कि व्हाई इट विल चेंज। सपोज आई हैव वाटर, मेरे पास वाटर था, आई एम गिविंग यू जस्ट एन एग्जांपल, मेरे पास वाटर था और वाटर में मैंने लाके ऐड कर दिया some amount of alcohol. Now what happens is water molecules have hydrogen bonding among them. Water molecules में हमेशा होती है hydrogen bonding. And apart from that, water is a polar molecule, so water molecules also have dipole-dipole interaction. तो ये दो फोर्सेस काम करती हैं एक साथ वाटर मॉलिक्यूल में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग एंड डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन। जब मैंने इसमें अल्कोहल लाके डाल दिया तो ऑन एडिंग अल्कोहल व्हाट हैपेंड इज कि डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस आर नो मोर एप्लीकेबल बिकॉज अल्कोहल मॉलिक्यूल इज नॉट अ डाइपोल, अल्कोहल मॉलिक्यूल इज नॉट पोलर। तो अब सिर्फ ये चीज बची कि जो वाटर मॉलिक्यूल होगा, दैट वाटर मॉलिक्यूल कैन फॉर्म हाइड्रोजन बॉन्ड्स विद अल्कोहल मॉलिक्यूल। ये सिर्फ अल्कोहल के साथ वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं, दैट्स ऑल दे कैन डू। इसके अलावा जो पहले चीजें आती थी, पहले जो चीज थी कि यहाँ पर डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन भी लग रहा था और हाइड्रोजन बॉन्ड भी लग रहा था, उन दोनों के मुकाबले अब सिर्फ एक ही फोर्स बची आफ्टर एडिशन ऑफ द सल्यूट। तो मैंने इसमें एक प्योर सॉल्वेंट में एक सल्यूट ऐड किया, तो उससे मैंने ये देखा कि जो पार्टिकल पार्टिकल का अट्रैक्शन था, दैट पार्टिकल पार्टिकल अट्रैक्शन डिक्रीज्ड ऐसे कि पहले दो फोर्सेस का सम हो रहा था, अब सिर्फ एक फोर्स लग रही है। तो जब सिर्फ एक फोर्स लग रही है तो वो एक फोर्स विल बी लेसर एज कंपेयर्ड टू द सम ऑफ टू। ओके, तो अब यहां पर आता है, अब यहां पे समझने वाली बात है कि जब हमने कोई सल्यूट इंट्रोड्यूस करा तो सल्यूट ऐड करने के बाद जो प्रेशर था, दिस प्रेशर नाउ चेंज्ड, इट इज नॉट इक्वल टू दिस वैल्यू। जो प्रेशर अब बन रहा है, दैट प्रेशर विल नॉट बी इक्वल टू दिस वैल्यू, वो इससे कुछ अलग बनेगा। तो कितना बनेगा ये निकालने को आता है। नाउ जितना सल्यूट ऐड करेंगे, सपोज आई हैव एडेड लॉट ऑफ अल्कोहल मॉलिक्यूल्स इन दिस वाटर मॉलिक्यूल्स, तो उसमें ये होगा कि जितने भी वाटर मॉलिक्यूल्स होंगे उन सबके बीच में अल्कोहल मॉलिक्यूल्स विल फॉर्म देयर हाइड्रोजन बॉन्ड्स एंड दे विल सेटल इन बिटवीन, ब्रेकिंग ऑल द डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शंस। तो जितना ज्यादा अल्कोहल ऐड करूंगा मैं, उतना ही उसके प्रेशर में चेंज आ जाएगा। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो प्रेशर होगा, नाउ द प्रेशर विच इज प्रेजेंट ओवर देयर, द वेपर प्रेशर विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। दिस इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ सोल्यूट। तो अब यहां पर क्या होगा कि जो प्रेशर था, अब जो नया प्रेशर बन रहा है, दैट न्यू प्रेशर विल बी प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ सब्सटेंस प्रेजेंट इन द सोल्यूशन। पहले वो प्योर सॉल्वेंट था, अब आफ्टर एडिंग द सोल्यूट इट हैज नाउ चेंज टू अ सोल्यूशन। तो सोल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो कितना है, इस पर डिपेंड करेगा उसका प्रेशर। नाउ इट हैज बीन रिलेटेड वेरी इजीली। जो ये प्रोपोर्शनलिटी है, इसको रिमूव किया जाए अगर, तो इसको रिमूव करके व्हाट वी विल गेट अ न्यू फॉर्मूला, दैट इज P इज इक्वल टू P नॉट इंटू एक्स। इनफैक्ट अब इसके अंदर दो कंपोनेंट्स थे, अब तक तो एक ही कंपोनेंट था ना। नाउ इफ वी हैव टू कंपोनेंट्स इट विल बिकम P1 एंड X1। ओके, तो यहां से एक रिलेशन और मिल जाता है विच प्रूव्स कि हेनरी लॉ वाज करेक्ट, ये चीज एकदम ठीक थी। और इसी जैसा ही दूसरा एक्सप्रेशन ये है जो फिर से मिला राउल्ट्स लॉ में,
राउल्स लॉ एक स्पेशल केस है हेनरी लॉ का ही. इट्स जस्ट अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ वेयर द वैल्यू ऑफ KH इज इक्वल टू P0 या द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट. अब इसके बाद बात करते हैं कुछ चीज़ों की जो राउल्स लॉ को फॉलो करते हैं या नहीं करते हैं. उसके बेसिस पर दे हैव बीन नेम्ड एज आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो अब यहां पर देखते हैं, सपोज आई हैव टू कंपोनेंट्स इन दिस सोल्यूशन. तो इस सोल्यूशन में अगर दो कंपोनेंट्स थे तो पहले कंपोनेंट का जो वेपर प्रेशर होगा दैट विल बी लाइक दिस, और जो सेकंड कंपोनेंट का प्रेशर आएगा दैट विल बी डिनोटेड बाय दिस. तो अगर मुझे टोटल प्रेशर निकालना हो, पूरे सोल्यूशन का टोटल प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन कैन बी रिप्रेजेंटेड एज P1 प्लस P2. मैं अगर इनकी वैल्यूज पुट कर दूं यहां पर तो इट विल बिकम P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट x2. अब अगर मैं चेंज कर दूं किसी एक को, चाहे x1 को x2 के टर्म्स में या x2 को x1 के टर्म्स में अगर मैं चेंज कर दूं तो आई विल गेट P टोटल इक्वल टू P1 नॉट, आई एम चेंजिंग x2 इंटू x1, तो ये हो जाएगा P1 नॉट x1 प्लस P2 नॉट इंटू 1 माइनस x1. एक बाइनरी सोल्यूशन के अंदर जो x2 की वैल्यू होगी वो क्या हो सकती है? इट कैन बी 1 माइनस x1. तो मैंने उसको चेंज कर दिया इंटू 1 माइनस x1. इट्स वेरी इजी है. आई मीन अगर दो कंपोनेंट्स हैं 1 एंड 2, तो इनका जब मोल फ्रैक्शन निकालेंगे तो जो मोल फ्रैक्शन x1 आएगा फर्स्ट वाले कंपोनेंट का, अगर उसको सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए 1 से तो यू विल गेट x2, क्योंकि टोटल मोल फ्रैक्शन तो इट कैन बी 1, दैट इज इन द प्योर स्टेट. अब इसको अगर सॉल्व कर लिया जाए तो वी विल गेट इट एज P1 नॉट x1 प्लस इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं अंदर, तो इट बिकम्स P2 नॉट माइनस P2 नॉट x1. अब इसको सॉल्व कर लें अगर तो आई विल गेट इट एज P2 नॉट प्लस टेकिंग x1 कॉमन P1 माइनस P2 नॉट. तो ये मिल जाएगा मुझे P total as per Raoult's law for a solution which has some you can say volatile solvent and non-volatile solute. अब ये जो है this is the mole fraction of the solvent, ये है pressure of the solute जो हमने ऐड किया था बाहर से, ये pressure of solute है in pure state, और ये pressure of solvent है in pure state. तो इन सब चीज़ों के हेल्प से हम कह सकते हैं कि total pressure of a solution can be given like this as per Raoult's law. अब यहां पर टर्म आता है अबाउट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस. तो लेट्स सी व्हाट आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस मीन. जब भी क्वेश्चन आएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय आइडियल सॉल्यूशन एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशन, या क्या फैक्टर्स देखने होते हैं टू जस्टिफाई इफ अ सॉल्यूशन इज आइडियल और नॉन आइडियल. लेट्स सी. See, there are तीन फैक्टर्स होते हैं हमेशा. फर्स्ट, डेल्टा H मिक्सिंग शुड बी 0, डेल्टा V मिक्सिंग should be 0, and it should obey Raoult's law. At all conditions, हर conditions में Raoult's law को follow करें, ये ज़रूरी है for a solution to be called as an ideal solution. ठीक है, तो ये होता है आइडियल नॉन आइडियल सोल्यूशन में. अब इसकी जरा बात कर लेते हैं डिटेल में. नाउ व्हाट हैपेंस इज, जब दो कंपोनेंट्स को मिलाते हैं, सपोज आई हैव अ प्योर सॉल्वेंट, मेरे पास एक प्योर सॉल्वेंट था और इसको मैंने मिला दिया. आई हैव द कंपोनेंट, आई विल नेम इट एज ए, मैं इसको ए नाम दे रहा हूं, दिस सॉल्वेंट ए, and I will mix it with another substance which I'll name it as B. तो जब मैंने इसमें एक नया सब्सटेंस लाके मिला दिया, अब अगर मिलाने के बाद कुछ ऐसा होता है कि वॉल्यूम में चेंज आ जाए, जैसे ये वॉल्यूम में चेंज आ गया, या फिर दोनों के मिलने के बाद कोई तरह की हीट प्रोड्यूस हो जाए, तो इन सब चीज़ों में we do not call them as ideal solutions. अगर कहीं पे कोई हीट निकल रही है तो हीट निकलना या एब्जॉर्ब होने का मतलब क्या हुआ
some chemical process would have happened over there. That means this whole composition is not a mixture anymore. It has been formed a compound. एक compound बन चुका है उसके अंदर और यहाँ पर कोई reaction हो गया है. See, जब भी हम बात करते हैं solution की, तो solutions are mixtures, only mixtures, they are not compounds. तो अगर यहाँ पर कोई reaction हो गया, कोई तरह की heat produce हो गई या absorb हो गई, that will be a reaction, a chemical change, wherein some compound will be formed and a mixture will not be formed. That will not be called a solution or a mixture. तो अगर कभी भी ये देखने को मिलता है कि डेल्टा H मिक्सिंग 0 है, सिर्फ तभी उसी केस में we will call that mixture to be an ideal solution, जहां पर दोनों को मिलाने के बाद कोई भी तरह की हीट absorb या evolve नहीं हो रही है. The second thing is delta V mixing should also be 0. डेल्टा V मिक्सिंग का मतलब ये हुआ कि दोनों कंपोनेंट्स को मिलाने के बाद ये जो गैप आ रहा है ना, आफ्टर आई एडेड अनदर सब्सटेंस, ये जो गैप आ गया, सी कंपोनेंट जो है वो मिल तो गए आपस में, लेकिन मिलने के बाद कुछ चेंज आ गया वॉल्यूम में. तो ये जो चेंज आ रहा है वॉल्यूम में, दिस चेंज शुड नॉट बी देयर. अगर है, दैट मीन्स द सोल्यूशन इज नॉन आइडियल सोल्यूशन. ओके, ये दो चीजें हो गई अबाउट डेल्टा V मिक्सिंग, डेल्टा H मिक्सिंग. प्लीज कीप इन माइंड, ये तीनों पॉइंट्स बहुत जरूरी हैं. दे हैव टू बी रिमेंबर्ड एट ऑल कॉस्ट. तो जो थर्ड कंडीशन थी, दैट इज दे हैव टू ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस. इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कंडीशन थी कि प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन ऑफ द सॉल्वेंट मेनली, दैट प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. तो ये ज़रूरी चीज़ है कि हर सब्सटेंस को, हर सोल्यूशन को इस राउल्ट्स लॉ को फॉलो करना है. दैट मीन्स देयर पी टोटल शुड बी इक्वल टू दिस गिवन वैल्यू. ये फॉलो करना जरूरी है. अगर ये होता है तभी हम कहते हैं कि वो राउल्ट्स लॉ को ओबे कर रहा है एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर. व्हेन आई टॉक अबाउट ऑल कंडीशंस, दैट मीन्स ऑल कंडीशंस का यहाँ मतलब होता है इन ऑल कंसंट्रेशंस, हर क्वांटिटी में, हर टेम्परेचर पर, हर प्रेशर पर. ओके, दैट इज अबाउट राउल्ट्स लॉ. नाउ देयर कैन बी सर्टेन क्वेश्चंस टू बी आस्क्ड फ्रॉम दिस टॉपिक. ये डायरेक्टली एक क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय राउल्ट्स लॉ, या स्टेट द राउल्ट्स लॉ विद इट्स एक्सप्रेशन. तो उसका मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे करके राउल्ट्स लॉ का स्टेटमेंट देना होता है कि द मोल फ्रैक्शन या द वेपर प्रेशर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट, द वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्वेंट इन सोल्यूशन स्टेट विल डायरेक्टली बी प्रोपोर्शनल टू इट्स मोल फ्रैक्शन. कोई भी सॉल्वेंट है, कोई भी कंपोनेंट है एक सोल्यूशन में, तो उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, इफ इट इज अ वोलेटाइल कंपोनेंट. अब एक नॉन वोलेटाइल कंपोनेंट का वेपर प्रेशर तो नहीं निकालेंगे ना हम, तो जो कंपोनेंट वोलेटाइल है उसका जो वेपर प्रेशर आएगा, that will be directly proportional to the mole fraction of the substance. उसके जो भी mole fraction उस solution में है, उसके directly proportional आएगा. That is Raoult's law. Expression ये दे सकते हैं. एक question और आता है कि what do you mean by ideal solutions? Give 2 points to prove that a given solution is ideal. तो उसके लिए ये जो 3 points लिखे हुए हैं, out of these 3 points, pick any 2 points whatever suits you. फिलहाल आई एम गिविंग यू अ शॉर्ट ट्रिक. हमेशा एक चीज तो याद रखनी ही है कि राउल्ट्स लॉ फॉलो करना जरूरी है. राउल्ट्स लॉ के अलावा अगर ये अच्छा लगे तो ये लिख सकते हैं, नहीं तो ये लिख सकते हैं. इट्स फाइन, यू कैन राइट ऑल द 3 पॉइंट्स. यही 3 पॉइंट होते ही हैं फॉर आइडियल सोल्यूशंस. सी, ऐसा होता है कि जनरली बहुत सारे मिक्सचर्स ऐसे हैं जो आइडियल जैसा बिहेव करेंगे. दे विल बिहेव लाइक आइडियल मिक्सचर. मेनी गैशियस मिक्सचर्स आर देयर, बट ऐसा जरूरी नहीं है कि दे विल बिहेव लाइक आइडियल मिक्सचर्स एट ऑल कंडीशंस. इट्स नॉट ट्रू. तो ये चीज जरूर चाहिए कि अगर जो मिक्सचर है, दैट मिक्सचर शुड बिहेव लाइक आइडियल मिक्सचर एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर्स. तो ये पॉइंट ऐड करना बहुत जरूरी होता है कि दे शुड ओबे राउल्ट्स लॉ एट ऑल कंडीशंस. अब एक क्वेश्चन इसमें और आता है, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कॉमन क्वेश्चन. वो पूछते हैं कि व्हाट इज द सिमिलैरिटी बिटवीन द राउल्ट्स लॉ एंड हेनरी लॉ, या हेनरी लॉ और राउल्ट्स लॉ में क्या सिमिलैरिटी है, इसको एक्सप्लेन करिए और जस्टिफाई दिस स्टेटमेंट. एंड द स्टेटमेंट इज कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ. ये क्वेश्चन 2014 बोर्ड्स में आया हुआ है ऑलरेडी, एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जनरली आस्क्ड. तो राउल्ट्स लॉ और हेनरी लॉ में सिर्फ एक ही सिमिलैरिटी है कि बोथ ऑफ देम रिलेट द वेपर प्रेशर ऑफ अ सब्सटेंस ऑफ अ वोलेटाइल लिक्विड टू इट्स मोल फ्रैक्शन. ये एक चीज हो गई. अब दोनों में जो सिमिलैरिटी दिखानी थी, या हाउ राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ, जब ये समझाने की बात आती है तो वहां पे ये लिखना होता है कि राउल्ट्स लॉ इज अ स्पेशल केस ऑफ हेनरी लॉ बिकॉज इन दिस केस
जो वैल्यू है KH की, दैट वैल्यू इज इक्वल टू P1 नॉट। जो कांस्टेंट वैल्यू थी यहाँ पर, वो कांस्टेंट वैल्यू यहाँ पर, सी P1 नॉट अगेन इज अ कांस्टेंट। ये किसी भी प्योर सॉल्वेंट के लिए कांस्टेंट वैल्यू ही रहेगा हमेशा। हर एक कांस्टेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी होती है ये, हर एक सॉल्वेंट की कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ये, कांस्टेंट वैल्यू है, ठीक। तो अब ये जो वैल्यू है दिस KH, अगर इसकी वैल्यू इसके बराबर हो जाए तो वो जो गिवन एक्सप्रेशन है, दैट एक्सप्रेशन बिकम्स द एक्सप्रेशन फॉर राउल्ट्स लॉ। So this was all about this topic in this video lecture. I'll be covering up some important topics like the ideal and non-ideal solutions in detail. अब ideal solution, non-ideal solution कब कहे जाते हैं, उनमें deviations क्या होते हैं और क्यों उनको ideal और क्यों non-ideal कहते हैं. Apart from that, I'll be covering up some more topics like azeotropic mixtures as well in the next video lecture, which are sure short questions.